नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी सैलरी के टॉपिक को। और अभी हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ सैलरी। देखो सैलरी में क्या है, किसी भी नाम से आपको कोई भी पैसा दिया जा रहा है वो कंसिडर कर लेंगे कि ये तुम्हारी सैलरी है। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वेजेस सैलरी है, एन्यूटी और पेंशन के नाम से कोई अमाउंट मिल रहा है सैलरी है। एनी ग्रेचुटी ग्रेचुटी मिलता है 5 साल काम करने के बाद, तो वो भी सैलरी का पार्ट है, ठीक है। एनी फी, कमीशन, परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स होता है सैलरी के बदले, मतलब सैलरी के बदले आपको एक कार दे दिया, तो कार क्या है, परक्यूजिट्स है। या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, सैलरी के बदले कुछ भी दे देना, सैलरी के बदले आपको शेयर दे दिया, ठीक है ना। तो आपको सैलरी के बदले कुछ भी दिया जा रहा है तो वो भी सैलरी ही मानी जाएगी। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी आपकी सैलरी का पार्ट ही है। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय, मान लो किसी एक कंपनी में ना 21 दिन की छुट्टी अलाउड है, आप 21 दिन पूरे साल में ले सकते हो, ठीक है। पेड लीव है कि अगर आप छुट्टी भी ले लोगे तो भी आपको पैसा दिया जाएगा, पेड लीव बोलते हैं इसको। लेकिन किसी बंदे ने क्या किया, वो 21 छुट्टी नहीं ली, अब बोलता है ठीक है 21 छुट्टी नहीं ली ना तो मुझे 21 दिन के पैसे दे दो, तो ये भी सैलरी का ही पार्ट है, पीरियड ऑफ लीव, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%, मतलब 12% तक तो वो आपके पीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बनता है 50,000, नहीं 5,000 मान लेते हैं, तो ये जो 5,000 है ना वो 12% तक ही होना चाहिए आपकी टोटल सैलरी का। अगर इससे ज़्यादा है तो हम इसको सैलरी का पार्ट मान लेंगे। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, तो 12% से ऊपर की जितनी सैलरी होगी उसको, उससे ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन है तो फिर उसको सैलरी का पार्ट मान लेंगे। ट्रांसफर्ड बैलेंस इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल, या ऐसा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई बैलेंस ट्रांसफर कर देना जो कि टैक्सेबल है, वो भी सैलरी का पार्ट। जो टैक्सेबल नहीं है वो सैलरी का पार्ट नहीं है, जो एग्जेम्प्ट है वो सैलरी का पार्ट नहीं है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर नोटिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है ना, या फिर किसी और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो भी सैलरी का पार्ट है। तो ये तो सैलरी की डेफिनेशन थी। नाउ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में कोई प्रॉफिट देना। द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू टू रिसीव बाय एन एसआईसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अपने करंट एम्प्लॉयर से जहाँ वो काम कर रहा है, या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर जहाँ वो काम कर चुका है, करके आया हुआ है, और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, या एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन पे, मॉडिफिकेशन पे अगर कोई पैसा दिया जा रहा है, जैसे कि मैंने, मेरी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गई थी, 55 दिन का नोटिस पीरियड था, लेकिन मैंने 15 दिन में ही छोड़ दिया, तो टर्मिनेशन पे जो मुझे पैसा मिला होगा, और जो मैंने, मेरा पैसा कट गया 55 दिन नोटिस पीरियड सर्व ना करने पे, और अगले एम्प्लॉयमेंट में जाता हूँ, वहां से वो रिकवरी कर लेता हूँ, तो किसी भी तरीके से सैलरी के बदले में जो अमाउंट मिल रहा है वो आपकी सैलरी है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर से कोई भी पैसा अगर आपको मिलने वाला है, कोई ऑफिस में आपको अपने बॉस से कोई भी पैसा मिलने वाला है तो वो सैलरी बन जाए, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, पानी पी ले, ठीक है। क्या, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010, जो ग्रेचुटी की पेमेंट 1010 में एग्जेम्प्टेड है, सेक्शन 1010 में जो एग्जेम्प्टेड है वो सैलरी का पार्ट नहीं है। पेमेंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010 ए, 1010 ए में जो पेंशन एग्जेम्प्ट है जिसपे टैक्स नहीं होगा वो सैलरी का पार्ट नहीं है। पेमेंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010 बी, 10 वाले जो सेक्शन है ना उसमें एग्जेम्पशन है, वो आपकी इनकम ही नहीं मानी जाएगी। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर कोई दिया जा रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, सैलरी का पार्ट नहीं होगा। पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से कोई पैसा आपको मिल रहा है उस पर भी टैक्स नहीं होगा। पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज एग्जेम्प्ट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से कोई पैसा मिला
अगर किसी लेवल तक वो एग्जेम्प्ट है या एक लिमिट है एग्जाम्शन की, वहां तक अगर मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट, अदरवाइज वो सैलरी का पार्ट होगा। नाउ पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अगर सुपर एनुएशन फंड से कोई पैसा मिल रहा है जो कि एग्जाम्प्ट है 1013 में, पेमेंट ऑफ एचआरए एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1013 ए, तो 1013 ए में अगर कोई पैसा मिल रहा है, एचआरए का पैसा मिल रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट है। Any payment from unrecognized provident fund or such other fund to the extent which it does not consist of contribution by the assessee or interest, या कोई पैसा जो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो वो सैलरी का पार्ट है। एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं और आपका कोई पॉलिसी करवा रखा है कंपनी ने, उसके बदले वो आपको पॉलिसी का प्रीमियम बियर कर रहा है, तो प्रीमियम भी आपकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। Any amount due to or received whether in lump sum or otherwise by an assessee from person prior to employment or after cessation of employment, या तो एम्प्लॉयमेंट से पहले या एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर कोई पैसा आपको मिल रहा है तो वो भी सैलरी का पार्ट मान लिया जाएगा। तो ये पूरे तरीके से सैलरी की डेफिनेशन थी। नाउ बेसिस ऑफ चार्ज, भाई सैलरी या तो ड्यू हो गई हो या सैलरी आपको दे दी गई हो, या तो सैलरी पिछले एम्प्लॉयर से मिली हो या तो करंट एम्प्लॉयर से या फिर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से, वो सब पे सैलरी और इवन अरियर ऑफ सैलरी पे भी टैक्स हो जाएगा। तो वही है इसका बेसिस ऑफ चार्ज। भाई जिसको सैलरी ही नहीं मिलेगी उस पर बेसिस ऑफ चार्ज क्या, उस पर सैलरी की कवरेज ही नहीं होगी, उस पर सैलरी के हेड की कंप्यूटेशन ही नहीं होगी। तो जिसको सैलरी मिलेगी, जिसकी सैलरी ड्यू हुई है, जिसका अरियर ऑफ सैलरी है, जिसका कोई भी अमाउंट ड्यू है सैलरी की नेचर का, तो ही ये सेक्शन लगेगा, या हम इस हेड ऑफ इनकम में उसकी इनकम को टैक्स करेंगे। तो अब कंप्यूटेशन कैसे करें सैलरी इनकम की कंप्यूटेशन? पहले तो बेसिक पे ले लेंगे, फिर कोई फी कमीशन बोनस जो भी सैलरी के नेचर का इसको अमाउंट मिला है वो हम ऐड कर देंगे। बेसिक पे, फिर फी कमीशन बोनस, इनकम बाय वे ऑफ अलाउंसेस, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स, परक्यूजेट सैलरी के बदले में कोई बेनिफिट मिल रहा है, काइंड में बेनिफिट मिल रहा है, कार देना, कोई गिफ्ट दे देना, ये सब ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12% से ज़्यादा वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, 12% तक तो टैक्स नहीं है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो भी उसकी सैलरी का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 9.5% से ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे ले लेंगे। 9.5% तक है तो फिर टैक्स नहीं करेंगे, मतलब सैलरी नहीं कंप्यूट करेंगे। पेंशन अगर कोई मिल रहा है रिटायर्ड एम्प्लॉय के केस में, तो वो ले लेंगे। एडवांस सैलरी, अरियर ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और टैक्सेबल ग्रेचुटी और एनी एन्युटी, ये सब अमाउंट इसका हम कंप्यूट कर देंगे सैलरी में ना। फिर आ जाएगी इसकी ग्रॉस सैलरी, उसमें से फिर हम इसे डिडक्शन देंगे सेक्शन 16 की। क्या क्या डिडक्शन देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे सेक्शन 16 की, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। या ये पुराना लॉ है तो देख लेंगे पुराना क्या, अभी करंटली इनको फ्लैट डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्ट कर देंगे, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी, उसके बाद ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी, तो फिर ये टैक्सेबल सैलरी है। यही फॉर्मेट है सैलरी की कंप्यूटेशन का। हमें जो जो चीज़ें सीखते चले जाएंगे इस तरीके से फॉर्मेट में अमाउंट लिखते चले जाएंगे। अब देखते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट आर कंसीडर्ड एज दोज बेनिफिट विच आर जनरली गिवन टू द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है वो रिटायरमेंट बेनिफिट कहलाएगा। सम कॉमन रिटायरमेंट बेनिफिट आर एक्सप्लेन। अब कौन कौन से बेनिफिट है? एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव सैलरी, मैंने बताया ना जो 21 लीव मिलते हैं पूरे साल में, लोग नहीं लेते, फिर नहीं लेते तो उस लीव को रखते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे जाके पता चले किसी की 150 अर्न लीव बची हुई है। अब एक दिन की सैलरी अगर किसी बंदे की 3,000 है मान लेते, तो फिर 150 गुने 3,000 ये तो 4.5 लाख रुपए तो इसके ये वाले हो गए। तो ये देखो टैक्स ट्रीटमेंट क्या करे। नेचर ऑफ लीव एनकैशमेंट, तो ऐसे में जो लीव को एनकैश करा रहा है, कैश में ले रहा है उस पैसे को, तो भैया पैसा ले रहा है बेसिकली। तो लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट के बीच में अगर कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इट इज फुली चार्जेबल टू टैक्स। कुछ रिलीफ मिल जाएगा लेकिन उसको टैक्स देना पड़ेगा। लीव एनकैशमेंट दे रहा है, ले रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लिविंग जॉब। अब लीव एनकैशमेंट ले रहा है, पहले तो वो जॉब में था तभी ले लिया, अब लेकिन अब जॉब से रिटायर हो रहा है तब ले रहा है, तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेबिलिटी। तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो इट इज फुली और पार्शियली एग्जेम्प्ट। फुली है पार्शियली है, देखेंगे उसकी कंपटीशन है। एयर एग्जेम्पशन डिपेंड्स अपॉन द प्रोविजन गिवन बिलो। तो कुछ
प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसको एग्जेम्पशन मिलेगी और कुछ टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। तो देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गेटिंग लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नौकरी के दौरान ले जा रहा है, तब तो पूरा टैक्स हो जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट पे ले रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तब क्या होगा? इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एनी amount received as such equivalent of leave salary in respect of earned leave standing to their credit at the time retirement living is exempt from tax। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स से। नाउ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गेटिंग लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है, तो ऐसे केस में लीव सैलरी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर अमाउंट। उसको एग्जेम्पशन तो मिलेगी, लेकिन उसका एक लिमिट दे दिया, इससे ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। तो अब ये चार अमाउंट, चार है कंडीशन, इस चारों कंडीशन में जो उसका सबसे कम अमाउंट कैलकुलेट होकर निकलेगा, उतने की उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्या? पीरियड ऑफ अर्नड लीव इन नंबर ऑफ मंथ्स, जो भी छुट्टियां हैं 150-200 दिन, उसको मंथ में कैलकुलेट कर लो, स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लिविंग ऑफ जॉब। ठीक है। अर्नड लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 days फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस। एक साल में 30 दिन से ज्यादा की अर्नड लीव नहीं मानी जाएगी। मान लेते हैं 20 साल की बात हो रही है, तो अगर एक साल में 35 लीव उसके बनते, फिर भी हम 30 ही लेंगे, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो एक साल में 30, 20 साल में कितने हो गए? तो 600 दिन है अर्नड लीव के। एक महीने में कितने दिन होते? तो 30 दिन। तो एक तरीके से 20 साल हो गए। तो वही कह रहा है कि आप वो देखो, इन नंबर ऑफ मंथ निकाल लो, नंबर ऑफ मंथ निकाल लो। तो ये देखो, ये 600 दिन हो गए ना, तो ये 20 महीने हो गए। तो अब 20 महीने इंटू एवरेज मंथली सैलरी मल्टीप्लाई कर दो। फिर है 10 इंटू एवरेज मंथ सैलरी। थर्ड में अमाउंट स्पेसिफाइड द गवर्नमेंट 3 लाख माइनस अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर 3 लाख, या फिर जो पहले अमाउंट एग्जेम्प्ट हो चुका है वो माइनस कर दो, नहीं तो अदरवाइज 3 लाख पूरा रहेगा। और लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, अब मानते हैं कि ये जो पीरियड ऑफ लीव अर्न वाला अमाउंट आ जाता है 20 महीने, ठीक है। और एवरेज मंथली सैलरी, अगर मान लेते हैं इसका एवरेज मंथली कितना था, 50,000, तो ये हो गया 10 लाख, 10 लाख रुपए ये हो गए। अब ये वाला 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, ये हो गया 5 लाख, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 3 लाख, और इसको मिला कितना है? इसको मिला है 4 लाख। तो इन चारों में सबसे कम क्या है? 3 लाख। तो 3 लाख की इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाद बाकी सब टैक्सेबल है। ठीक है। नाउ फाइंड आउट द लीव स्टैंडिंग। अब वही चीज़ है, सबसे पहले फाइंड आउट करो कि कितने नंबर ऑफ ईयर की सर्विस उसने की है। फ्रैक्शन ऑफ, इग्नोर कर देना फ्रैक्शन को, मतलब जैसे कि अगर 12 साल 5 महीने, तो 5 महीने को इग्नोर कर दो, 12 साल माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो कि वो 30 दिन से ज़्यादा का ज़्यादा उसको नहीं मिलना चाहिए। इफ लीव एंटाइटलमेंट लॉ इज 20 days पर ईयर, देन 20 days पूरा ले लो। अगर 40 दिन पूरे साल में मिलता है, तो आप 30 दिन ही लोगे इसकी कंप्यूटेशन से, जैसा कि मेरे एग्जाम्पल में था कि अगर 35 दिन है, फिर भी हम 30 दिन ही लेंगे। ये हो गया। स्टेप 3 में क्या करो, एक्चुअली कितना लीव अवेल किया है इस बंदे ने, ये निकाल लो। फिर स्टेप 4, वो सारे की सारी कंप्यूटेशन कर दो जो हमने ऊपर देखा है। ठीक है। तो यहाँ पे है देखो कि 630 अगर दिन होते हैं, तो 30 से डिवाइड कर दो, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, वैसे ही नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएगा, वही सारा यहाँ पे बता दिया। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है? एनकेशमेंट अर्नड लीव सैलरी, जो एवरेज सैलरी लेना है, तो एवरेज सैलरी के लिए हम सैलरी क्या लेंगे? तो सैलरी में बेसिक सैलरी ले लो, डियरनेस अलाउंस ले लो, कमीशन बेस्ड अपॉन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के केस में अगर किसी को कोई कमीशन दिया जा रहा है कि भाई 1 करोड़ का, 10 करोड़ का टर्नओवर होगा, उसका 1% तुम्हें देंगे, तो वो भी उसका ले लो। ठीक है ना। तो इसके रिटायरमेंट बेनिफिट में, या जो जो भी डियरनेस अलाउंसेज है, उसमें ये भी ले लो, पेंशन, लीव एनकेसमेंट, ग्रेचुटी, ईटीसी। ठीक है। डियरनेस अलाउंस और पे इज पार्ट ऑफ अ सैलरी फॉर कंप्यूटिंग ओनली सम नॉट ऑफ रिटायरमेंट, देन इट इज नॉट टेक। अगर डियरनेस अलाउंस अगर सैलरी का पार्ट है तब नहीं लेंगे, अदरवाइज ले लेंगे। तो बस इतना याद रखो, सैलरी में बेसिक, डीए और भी कोई कमीशन है वो सब ले लेंगे एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते टाइम। अब एवरेज सैलरी में क्या लेंगे? तो 10 मंथ, 10 से मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी फॉर द पर्पस कैलकुलेट द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रेसीडिंग। मतलब जिस
मंथ में वो रिटायर हो रहा है, उससे जस्ट पिछले 10 महीने में क्या है उसकी सैलरी, उसको 10 से डिवाइड कर दो तो एवरेज सैलरी आ जाएगी, पिछले 10 महीने की सैलरी जो भी रही होगी। नाउ एक्चुअल ईयर ऑफ सर्विस देख लो 34.5 है, तो फ्रैक्शन को इग्नोर करना है तो 34 ईयर हो जाएगा। व्हेन अर्न लीव रिसीव्ड फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉय, अगर 2 और मोर एम्प्लॉयज है तो देखो एग्जाम्शन कैन नॉट एक्सीड 3 लाख, 3 लाख से ज़्यादा की तो एग्जाम्शन नहीं मिल सकती किसी भी सिचुएशन में। तो इस तरीके से हमने ये लीव एनकैशमेंट का पॉइंट देखा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्स ऑन 30th November 2019 एंड रिसीव 10 लाख एज लीव एनकैशमेंट। हाउ मच अमाउंट, भैया स्टेट गवर्नमेंट है और हमने देखा था गवर्नमेंट के केस में तो एग्जेम्प्ट है। सिंस एन इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रुपीज 10 लाख रिसीव कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग टू इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो उसको टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। Now, problem number 7. N was employed by XYZ Limited company up to August 31st 2003, 31 अगस्त 2003 तक एम्प्लॉयड था। एट द टाइम ऑफ लिविंग XYZ Limited he was paid 4 लाख एज लीव सैलरी, 4 लाख उसको लीव सैलरी के बदले दिया गया है। आउट ऑफ विच 80,000 was exempted from the tax as per the provision of income tax, तो 80,000 तो एग्जेम्प्ट ही था, तो 3,20,000 हो गया है ना। ही ज्वाइंट प्राइवेट कंपनी, और उसने नई कंपनी ज्वाइन कर ली और वहां से फिर रिटायर हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। तो देखो अब जो बाद में कैलकुलेट होगा, तो अगर पहले जो एग्जेम्पशन उसको मिल गई है ना वो माइनस कर दें, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा गया था ये। फिर उसको लीव सैलरी का मिल रहा है रिटायरमेंट पे, वहाँ दूसरी जॉब में जब रिटायर हुआ 6,16,000। डिटरमाइन द लीव सैलरी, तो अब इसका लीव सैलरी डिटरमाइन करना है। तो सैलरी क्या है देखो, एवरेज सैलरी कंप्यूट करना पड़ेगा ना। तो सैलरी ये है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सैलरी टिल मार्च 31st, सैलरी आफ्टर 31st मार्च, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 16 साल, 11 महीने तो हम तो 16 साल मान लेंगे। लिव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस 60 दिन मिलते हैं, लेकिन हम तो मैक्सिमम इसको 30 दिन से ज़्यादा देंगे ही नहीं। तो ये सब लॉ याद रहेगा तो हम अपने आप ही निकालते चले जाएंगे। लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस, सर्विस के दौरान लीव कितना अवेल कर लिया, ठीक है। तो ये देखो लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 22 महीने का लीव उसके खाते में भी बचा हुआ है, और लीव सैलरी इसको दिया गया है 6,16,000। ये सब उसकी कंप्यूटेशन के पार्ट रहने वाले। तो देखो एन हैज रिटायर्ड फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 31 अक्टूबर को, 6,16,000 उसको रिसीव हुआ, लेकिन उसको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी इसके लिए ये सवाल है। तो देखो अर्नड लीव कितना है, एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी इसकी निकलती है 27,100। वो सैलरी कंप्यूट करना होगा कितने महीने में उसकी कितनी सैलरी थी, रिमेनिंग महीने में कितनी थी, तो पिछले 10 महीने में क्या उसकी सैलरी रही होगी, ठीक है ना। तो अभी क्या है देखो, अर्नड लीव स्टैंडिंग एट द एवरेज मंथली सैलरी, तो एवरेज मंथली सैलरी ये है, और अर्नड लीव का जो भी नंबर ऑफ मंथ में कैलकुलेट होके आएगा, तो वो 6 महीने निकला तो 1,62,000, 10 महीने का एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर तो 2,71,000। अमाउंट स्पेसिफाइड, अब देखो 3 लाख का तो एग्जामेशन है, 80,000 वो ऑलरेडी ले चुका है पहले जो जॉब में, तो 2,20,000 की एग्जामेशन रह गई अब इसको, ठीक है। नाउ लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव तो 6,16,000, अभी चारों में सबसे कम क्या है, 1,62,000। तो यहाँ पे 1,62,000 की एग्जामेशन इसको मिल जाएगी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ लीव, तो 16 उसके लीव है, जिसमें से वो 10 तो ऑलरेडी लीव अवेल कर चुका है, तो 6 ही तो बच गए। ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है 16 लीव है, ठीक है ना। लीव एट द क्रेडिट ऑफ टाइम, लीव सैलरी पेड, तो 22 में से 16 गए तो कितने बचे, 6 बच गए। तो लीव कितना है, इतना है, तो एवरेज सैलरी 3 महीने के लिए उसकी सैलरी 25,000 थी, और रिमेनिंग 7 महीने के लिए उसकी सैलरी 28,000 थी, तो एवरेज सैलरी उसकी 2,71,000 आ जाएगी। कमीशन कुछ है नहीं, तो 2,71,000 को 10 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज सैलरी 10 महीने की आ जाएगी। नंबर ऑफ फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। एन कैन रिलीफ क्लेम कर सकता है रिलीफ 4,53,400, ये हम देख लेंगे आगे। अब आगे चलते हैं, ग्रेचुटी का पार्ट है। ये ग्रेचुटी उसको मिलती है जो 5 साल किसी कंपनी में काम कर चुका है। तो 5 साल काम करने के बाद अगर किसी को पैसा मिलता है उसे बोलते हैं ग्रेचुटी। इसमें भी एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्पशन के, एग्जाम्पशन से ज़्यादा अगर कोई ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो उसके सैलरी का पार्ट हो जाएगा। तो ग्रेचुटी इज जनरली पेबल टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ सेसेशन, रिटायरमेंट, डेथ, टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, ऑन इज बिकमिंग इनकैपेसिटेड प्रायर टू द रिटायरमेंट।
ग्रेचुटी तब दिया जाता है तो रिटायर हो रहा है, डेथ हो गई, टर्मिनेट हो रहा है, रिजाइन कर रहा है, ठीक है ना, या फिर इनकैपेसिटी हो गया, रिटायरमेंट से पहले उसको मिल रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जेम्प्ट है टैक्स से। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो दो कैटेगरी बनती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में देखो क्या वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड है, क्या वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं है। अगर कवर्ड है तो क्या होगा और नहीं है कवर्ड तो क्या होगा, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे तो वो एग्जेम्प्ट है पूरे तरीके से, जैसे कि लीव एनकैशमेंट में था। नाउ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट में अगर वो कवर्ड है तो फिर 15 डेज सैलरी, 15 दिन की सैलरी, 7 डेज सैलरी इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ सीजनल एम्प्लॉय एस्टेब्लिशमेंट, अगर किसी सीजनल कंपनी में काम करता है तो 15 के बदले में 7, बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी एवरी कंप्लीटेड ईयर, जो भी उसकी लास्ट सैलरी थी, जैसे मान लेते हैं दिसंबर 2022 में वो रिटायर हो रहा है, तो देखेंगे कि नवंबर 2022 में उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी सैलरी ले रहा था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 दिन से, ठीक है। और फिर जितना भी उसने सर्विस कंप्लीट कर लिया है, और अगर 6 महीने से ज्यादा, जैसे सर्विस कंप्लीट कर लिया 20 महीने 7, 20 साल 7 महीने तो 21 साल, 20 साल 5 महीने तो फिर 20 साल, इस तरीके से, ठीक है। इफ सर्विस एंडेड 20 ईयर्स और 6 मंथ तो हम इसको 20 मानेंगे, अगर 7 होता तो 21 मान लेते हैं। ₹20 लाख बिंग द अमाउंट स्पेसिफाइड गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट कंप्यूट कर रखी है, फिक्स कर रखी है 20 लाख की, और सी में ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, और अगर एक्चुअली रिसीव्ड तो विच एवर इज लो जो भी होगा उतने की एग्जामेशन इसको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन रेफर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, an employee of XYZ company limited receives 9 lakh as gratuity, ही कवर द पेमेंट ऑफ, अब ये कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, रिटायर हो रहा है 23 जनवरी 2020 को, 38 साल 11 महीने पूरे कर, मतलब ये 39 साल मान लिया जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक मंथली सैलरी 50,000 है और डीए 57,000 हो गया, तो ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन निकाल लो। तो सबसे पहले 9 लाख उसको मिला है, 20 साल तो 20 लाख तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है ना, और उसको उसकी जो सैलरी है लास्ट ड्रॉन सैलरी 32,884 इंटू 39 ईयर्स, मतलब ये कि जो 57,000 है उसको इसने क्या कर दिया, एक सेकेंड, 15 डेज की सैलरी निकालनी पड़ेगी, 15 डेज सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, तो 39 साल ये हो गए, 15 दिन की सैलरी निकाल लो और 39 साल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 12 50 12 82, तो इनमें तीनों में लो क्या है 9 लाख, तो 9 लाख की उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो अब देखो कैसे निकाल लिया, 57,000 उसकी सैलरी है, 57,000 गुने, जब यहाँ 15 दिन की कैलकुलेशन करेंगे ना निकालते टाइम, तो हम 30 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इससे करेंगे 26 से, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 32,844, फिर तो आगे कंपटीशन करना आसान है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट था ग्रेचुटी का, और उसके बाद यही सारे के सारे एक्सप्लेनेशन है। एक सेकेंड, मेरे ख्याल से हमें नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए आगे की कवर करने के लिए, कि हमें अभी ग्रेचुटी का एक और पार्ट कवर करना है, कि जब ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होगा तो चीज़ें कैसे होंगी। तो यहाँ पे ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड नहीं होगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो अलग कैलकुलेशन है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हर ईयर कंप्लीट करने की सर्विस का उसका आधा महीने, मतलब 1 साल है तो उसमें आधे महीने की सैलरी, और 20 लाख
माइनस एग्जेम्प्टेड एरियर पहले अगर कोई ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव, तो इसमें वो नहीं है 10 लाख 10 महीने वाला एवरेज सैलरी, ये सब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, हम इसको यहाँ से कवर कर लेते हैं। देखो, एन हु इज नॉट कवर्ड इन द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी एक बार बार क्वेश्चन बोला जाएगा, रिटायर्स 2019 नवंबर 5 को रिटायर हो गया, रिसीव हुआ है 12,50,000, 38 साल 7 महीने, तो 39 साल हो जाएगा। हिज सैलरी ₹80,000 पर मंथ जुलाई में, 90,000 1 अगस्त से, तो 31 जुलाई तक तो 80,000 थे, उसके बाद उसकी 90,000 हो गई। 11,000 उसको डियरनेस अलाउंस मिलता था, ठीक है। तो यहाँ देखो 12,50,000 एक्चुअली रिसीव, 20 लाख तो गवर्नमेंट की लिमिट है, ये 20 लाख तक हम कर देंगे, और 17,23,000 90,700 इंटू 38 डिवाइड बाई 2। तो इन्होंने क्या किया, ये देखो कैलकुलेट कर लेना एक बार कैलकुलेटर से। हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एक साल में उसके आधे महीने की जो सैलरी थी, एक साल में जो उसकी आधे महीने की सैलरी होगी वो यहाँ लिया जाएगा, ठीक है। फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो 12,000 50,000, ये जो 12,50,000 है इन तीनों में कम है, तो इतने की इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब ये निकाल लो इसकी कैलकुलेशन कि 90,700 कैसे आया। तो वही चीज़ है कि 7 महीने तक उसकी सैलरी 80,000 थी, बाद बाकी के टाइम के लिए उसकी सैलरी 90,000 हो गई। 11,000 का उसका 70% निकाल लो, क्योंकि डियरनेस अलाउंस 70% है, तो वो निकल गया 77,000। फिर ये सब निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर देना, एवरेज मंथली सैलरी हो जाएगी लास्ट 10 मंथ की 90,700। अगला पार्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एक दो बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की चीज़ें भी समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।